अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से एक बहुत बड़ा जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी पीरियड्स हैं हम उनको कवर करने जा रहे हैं। यानी कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंग्लो सेक्शन से लेकर पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर तक जितने भी इस दौरान तकरीबन 10 पीरियड हमारे पास आ रहे हैं। इन सब पीरियड को हम वन बाय वन कवर करते जाएंगे और इन सब पीरियड के दरमियान जितने भी फेमस वर्क हुए हैं, जितने भी सिग्निफिकेंट राइटर्स हैं, उन सब को हम इंशाल्लाह कवर करते जाएंगे। और इस दौरान जितने भी मुझसे मिस्टेक्स या गलती या कोई आपको लगता है यहाँ पे मैं गलत हूँ, मैं रॉन्ग हूँ, तो आप कमेंट्स के थ्रू मेरी गलती निकाल भी सकते हैं। जितना नॉलेज मेरे पास है मैं यहाँ पे इंशाल्लाह शेयर करता जाऊँगा और जितना नॉलेज आप लोगों के पास है वो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। तो चलिए हम अपना ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले हमारे पास आता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर यानी कि एंग्लो सेक्शन पीरियड। अब इस ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पीरियड को सही तरीके से समझने के लिए, इसकी सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें इसकी बैकग्राउंड का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही मस्ट है हमारे लिए। जब तक हम इसकी बैकग्राउंड अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, इसको समझना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होएगा और इसको सही तरीके से हम समझ भी सकते हैं अगर इसकी बैकग्राउंड हमारे पास हो। अच्छा, बैकग्राउंड से मेरा मतलब ये है कि हाउ दे कम टू इंग्लैंड एंड हाउ एंग्लो सेक्शन पीरियड स्टार्ट एंड हाउ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पीरियड स्टार्ट। इससे पहले बैकग्राउंड का मतलब ये है कि इससे पहले इंग्लैंड खुद क्या बला था। एंग्लो सेक्शन जब इंग्लैंड में नहीं आए थे तो इंग्लैंड का सोसाइटी, इंग्लैंड का मोनार्की सिस्टम, इंग्लैंड का एनवायरनमेंट, इंग्लैंड का लिटरेचर, इंग्लैंड का इकोनॉमिक सिस्टम, इंग्लैंड का पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब सिस्टम कौन चला रहा था और इंग्लैंड के अंदर क्या चल रहा था। तो ये सब पहले हम सीखने की कोशिश करेंगे। बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता एंग्लो सेक्शन या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पीरियड में जाएंगे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कब हुआ। अच्छा, अगर हम इंग्लैंड की हिस्ट्री देखें, उसकी बैकग्राउंड देखें, जो हमें सेंट वेट के एक हिस्ट्री बुक से पता चलता है जिसका नाम एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, तो उससे हमें यह पता चलता है कि इंग्लैंड का ओल्ड नेम ब्रिटेन था। और ब्रिटेन उसका ओल्ड नेम क्यों था? क्योंकि उसके सिटीज़न, जो इंग्लैंड के सिटीजन्स थे, उनको केल्ट्स कहा जाता था। और केल्ट्स के साथ साथ उनको कई हिस्ट्री बुक के अंदर ब्रिटन्स भी कहा जाता है। तो इसी ब्रिटेन से लेकर वो फिर ब्रिटेन बन गए। और इंग्लैंड नाम उसको कैसे पड़ गया वो भी हम आगे जाके इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंग्लैंड का ओल्ड नेम ब्रिटेन ही था और ब्रिटेन उसको इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उसके जो सिटीजन्स थे, जो सिविलियन थे, उनको केल्ट्स कहा जाता, जो केल्ट्स थे उनको ब्रिटन्स भी कहा जाता था। और ये केल्ट्स जो ब्रिटन्स भी, उनको कई हिस्ट्री बुक में लिखा गया है। ये केल्ट्स ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पीरियड से पहले इंग्लैंड के सिटीजन्स थे। केल्ट्स डेनिश और रोमन्स जो इन पे रूल कर रहे थे, ये सब ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से पहले इंग्लैंड के सिटीजन्स थे, सिविलियन थे, वहाँ के शहरी थे। अच्छा, अभी अगर हम इंग्लैंड की अपनी बात करें बिफोर एंग्लो सेक्शन, इंग्लैंड खुद क्या बलाता है, इंग्लैंड के अंदर क्या चल रहा था, तो उसकी हम पहले मोनार्की सिस्टम देखेंगे। मोनार्की सिस्टम में तो रोमन एम्पायर ही उन पे रूल कर रहे थे। रोमन एम्पायर ही पूरे के पूरे इंग्लैंड पे रूल कर रहा था। और रोमन एम्पायर जिसको थ्री कंटिनेंट एम्पायर भी कहा जाता है, जो उस टाइम थ्री कंटिनेंट पे फैला हुआ था। यानी कि इस तरफ अफ्रीका और साइड पे एशिया और यूरोप में तो वो था ही था क्योंकि इटली से वो स्टार्ट हुआ था। और जब सिकंदर आज़म, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, उसका उसके जब एम्पायर के खात्मे के बाद जो रोमन एम्पायर इटली से स्टार्ट हुआ था,
तो वही जो है इंग्लैंड पे रूल कर रहा था। उस टाइम रोमन एम्पायर ही रूल कर रहा था, और जब तक उसने विड्रॉ को दी नहीं किया तो वो इंग्लैंड के ऊपर ही रूल कर रहा था। और उसने विड्रॉ क्यों किया वो भी हम आगे जाके इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर हम सोसाइटी की बात करें या रिलीजन की बात करें तो उस टाइम क्रिश्चियन ही था, क्योंकि रोमन एम्पायर जब इंग्लैंड को इन्वेड करके आया था तो उसने अपने साथ साथ क्रिश्चियनिटी भी साथ लाया था इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड के सिटीजन्स ने क्रिश्चियनिटी ही एक्सेप्ट किया था उस अपने एज ए रिलीजन। और जो बाइबल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसी के थ्रू उनकी सोसाइटी उनकी एनवायरनमेंट चल रही थी। और अगर हम लिटरेचर की बात करें इंग्लैंड का उस दौरान बिफोर एंग्लो सेक्शन, तो ऐसा नहीं था कि उस टाइम लिटरेचर था ही नहीं, बल्कि लिटरेचर पे लोग थोड़ा बहुत वर्क कर रहे थे लैटिन लिटरेचर पे। उस टाइम होल्ड इंग्लिश लिटरेचर तो था ही नहीं, लेकिन लैटिन लिटरेचर पे लोग वर्क कर रहे थे। और अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें इंग्लैंड की उस टाइम की, तो एग्रीकल्चर बेस उनकी इकोनॉमिक सिस्टम थी। और अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो वो तो था ही मोनार्की, जो एब्सोल्यूट पावर थी वो तो किंग के पास थी। और जो किंग था रोमन इंग्लैंड का उस टाइम, वो किंग होरोनियस ही था, और इसी ने ही रोमन इंग्लैंड से विड्रॉ किया था। और क्यों किया था वो आगे चल के हम देखेंगे। और ये किंग का नाम आप याद भी कर लें, ज़हन नशीन कर लें या कहीं जगह पे लिख लें, क्योंकि बहुत सी एग्ज़ाम्स में इस किंग का नाम पूछा भी जा सकता है कि बिफोर एंग्लो सेक्शन रोमन इंग्लैंड का किंग कौन था जिसने विड्रॉ किया था इंग्लैंड से। अच्छा, ये सब हिस्ट्री हमें मिलता कहाँ से है, कहाँ से हम ये सब हिस्ट्री हमने सीखा है? तो एक हिस्टोरियन है, इसका नाम भी आप नोट कर लें, सेंट वेड इसका नाम है। बिफोर एंग्लो सेक्शन इसने एक बुक लिखा था। बुक का नाम था एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। तो इस बुक में उसने सब हिस्ट्री इंग्लिश की, इंग्लैंड की जो है लिखा है। तो यहीं से ही हमें इन सब हिस्ट्री का पता चलता है, और इस हिस्टोरियन का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लें। अच्छा, अभी हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे कि बिफोर एंग्लो सेक्शन जो रोमन इंग्लैंड था, जो जहाँ पे रोमन्स रूल कर रहे थे इंग्लैंड पे, तकरीबन 43 एडी से लेकर 410 एडी तक रोमन्स ही इंग्लैंड पे रूल कर रहे थे। तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 43 ईयर्स से लेकर 410 एडी तक रोमन्स ही इंग्लैंड पे रूल कर रहे थे। और ऐसा नहीं था कि वहाँ पे लिटरेचर बिल्कुल था ही नहीं, बल्कि जो राइटर्स थे वो थोड़ा बहुत लैटिन लिटरेचर पे फोकस कर रहे थे, उस पे लिख रहे थे, उस पे थोड़ा बहुत वर्क कर रहे थे। एंड ड्यूरिंग रोमन इंग्लैंड रूल, जब रोमन रूल कर रहे थे इंग्लैंड के ऊपर, तो ये 2 ट्राइब्स हैं, इनके नाम भी आप याद कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये 2 ट्राइब्स हमारे इंग्लिश हिस्ट्री में, पिक्ट्स एंड स्कॉटी। ये 2 ट्राइब्स थे जो लुटेरे थे। एक तरफ से आप इनको घुसपैठिए भी कह सकते हैं, जो लुटेरे थे। ये कंटिन्यूसली इंग्लैंड पे अटैक कर रहे थे। इंग्लैंड के जितने भी ये साहिल समंदर के एरियाज हैं, इन पे कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे, इनको लूट रहे थे। यहाँ पे एक तरफ से तहलका मचा। तो ऐसा नहीं था कि रोमन्स वीक थे, रोमन्स बल्कि स्ट्रॉन्ग भी थे उस टाइम, और स्ट्रॉन्गली इंग्लैंड पे रूल कर रहे थे। और इस 2 जो डकैत ट्राइब्स हैं इनको पेश अच्छी तरह से कर रहे थे, स्ट्रॉन्गली इनको जो है काफ़ी सारे बैटल्स में इनको विन भी किया था। और इसी लेकिन फिर भी ये बार बार अटैक अपना जो है छोड़ नहीं रहे थे, कंटिन्यूसली अपना अटैक जारी इन लोगों ने किया था। तो इसी के नतीजे में रोमन्स ने यहाँ पे इंग्लैंड की सेफ्टी के लिए एक वॉल भी बिल्ट किया था, जो हिस्ट्री में हमारे इंग्लिश हिस्ट्री में इस वॉल का बहुत बड़ा नाम भी है, जिसको एड्रियन वॉल भी कहा जाता है। इस नाम को भी आप लिख लें, नोट कर लें, ये भी हिस्ट्री में बहुत बड़ा फेमस एक वॉल है। इस वॉल को रोमन्स ने इंग्लैंड की सेफ्टी के लिए ही बिल्ट किया था। ये पेक्स एंड स्कॉटी के अटैक से इंग्लैंड सेफ रहे।
अच्छा, ऐसा नहीं है कि रोमन इंग्लैंड जो है रोमन एम्पायर इंग्लैंड के अंदर सिर्फ पेक्ट्स एंड स्कॉटी का अटैक फेस कर रहे थे, बल्कि उस टाइम रोमन एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट पे फैला हुआ था, वो चारों डायरेक्शन से चारों तरफ जो है वो अटैक फेस कर रहे थे, लुटेरों के, घुसपैठियों के, डकैट्स के, लूटमार के। ये यहाँ तक कि इनका खुद का जो रोमन एम्पायर का जो जड़ था, जहाँ से रोमन एम्पायर स्टार्ट हुआ था, इटली, जो रोम का आजकल कैपिटल भी है, इसी इटली से रोमन एम्पायर जो है स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम इन लोगों का इटली यहाँ तक के सेफ नहीं था। चारों तरफ से जो है इटली के ऊपर भी अटैक हो रहे थे लुटेरों के। तो इसीलिए रोमन एम्पायर ने, जो इनका किंग हरेनियस था, इसने ऑर्डर दिया कि हम यहाँ से अभी विड्रॉ करेंगे, क्योंकि पहले हमें अपने घर को ही तो सेव करना है, बाद में हम दूसरों के शहरों को, दूसरों के शहरियों को सेव करेंगे, लेकिन पहले हम अपने घर को ही सेव कर लें। इसी तरह अगर हम अपने हिस्ट्री को देखें, पाक इंडिया हिस्ट्री को, तो ब्रिटिश ने जो है 200 साल तक हुकूमत के बाद जब देखा कि हमारा अपना इंग्लैंड ही सेफ नहीं है, हमारा अपना घर ही सेफ नहीं है, तो हम दूसरों के घर को क्यों सेव करें, दूसरों के सिटीज़ को, दूसरों के शहरियों को हम सेव क्यों करें, पहले तो हम अपने ही घर को सेव कर लें, बाद में दूसरों का देखा जाएगा। तो और कुछ स्टूडेंट ये भी लिखते हैं, ये समझते हैं कि जो रोमन एम्पायर है वो इंग्लैंड से इसीलिए निकले थे पेक्ट्स एंड स्कॉटी के अटैक से सर। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रोमन एम्पायर तो अच्छी तरह से इंग्लैंड की सेफ्टी कर रहे थे, यहाँ तक कि रोमन एम्पायर ने एड्रियन वॉल तक बनाया था इंग्लैंड की सेफ्टी के लिए। जिस तरह अगर हम चाइना की हिस्ट्री देखें तो जो किंग था चाइना का, केन शियंग जिसका नाम था, इसने चाइना वॉल बिल्ट किया था चाइना की सेफ्टी के लिए। तो रोमन एम्पायर ने इंग्लैंड के सेफ्टी के लिए एड्रियन वाल, जिसको ऑलरेडी उसका मैं थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, तो ये वाल रोमन एम्पायर ने इंग्लैंड की सेफ्टी के लिए बिल्ड किया था, और अच्छी खासी तरीके से ये पेक्ट्स एंड एस्कॉर्टी जो लुटेरे थे, जो घुसपैठिए थे, इनसे इनको पेश कर रहे थे इनके अटैक को, और अच्छी तरह से इंग्लैंड को डिपेंड भी कर रहे थे। लेकिन फिर रोमन एम्पायर ने देखा कि हमें चारों तरफ से घेरा जा चुका है, हमें चारों तरफ से अटैक किया जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम पहले जो है अपने रूम को, अपने इटली को सेव कर लें, बजाय कि दूसरों के शहर या शहरियों को सेव करते जाएं। तो इसीलिए जो है किंग हरेनियस, जो उस टाइम इंग्लैंड का किंग था रोमन एम्पायर की तरफ से, तो उसने ये फैसला किया कि हम हमें यहाँ से अभी विड्रॉ करना है, बस ख़त्म, यहाँ से हम अभी विड्रॉ करेंगे, हमें मज़ीद इंग्लैंड के अंदर नहीं रहना, क्योंकि हमें पहले अपने ही सिटीज़ को, अपने ही लोगों को बचाना है, बाद में हम दूसरे दूसरे लोगों का देखेंगे, दूसरे लोगों को बचाएंगे। तो किंग हरिनियस ने यहाँ से जो है विड्रॉ करने का फैसला किया। तकरीबन 43 एडी से लेकर 410 एडी, ये 300 400 के करीब इनका जो हुकूमत थी, 400 साल के करीब। तो यहाँ से जो है 400 साल हुकूमत करने के बाद इन लोगों ने जो है फिर फैसला किया विड्रॉ करने का। जब इन लोगों ने विड्रॉ किया तो जाहिर सी बात है, इनके जो अपने शहरी थे इंग्लैंड के, केल्ट्स एंड पेक्ट्स, और थोड़ा बहुत डेनिश भी थे, वाइकिंग्स भी थे, जिसकी मूवी भी बनी है सीरीज, जो लुटेरे थे। अच्छा, ये एड्रियन वॉल ये है जिसकी आप पिक्चर देख रहे हैं, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था कि रोमन एम्पायर ने बिल्ट किया था पेक्ट्स एंड स्कॉटी के वार अटैक से बचने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा सा वॉल था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल था, जिस तरह वॉल ऑफ चाइना है। तो इस वॉल के थ्रू रोमन एम्पायर जो है स्ट्रांगली अच्छी तरह से इंग्लैंड का इंग्लैंड का सेफ्टी भी कर रहे थे। तो ऐसा कहना दुरुस्त नहीं होगा कि रोमन एम्पायर ने सिर्फ पेक्ट्स एंड एस्कोटी के अटैक से जो है डर के यहाँ से भाग गए थे, नहीं, बल्कि वो चारों तरफ से जो है अटैक फेस कर रहे थे, इसीलिए। अच्छा, आफ्टर डिक्लिनेशन ऑफ रोमन्स, जब रोमन्स इंग्लैंड से चले गए तो पीछे इंग्लैंड में कौन कौन बच गए? इनके अपने ही शहरी, अपने ही सिटीजन्स बच गए, जो केल्ट्स थे, जिनको ब्रिटन्स भी कहा जाता था, और थोड़े बहुत डेनिश भी थे, और थोड़े बहुत वाइकिंग्स भी थे। तो इंग्लैंड का सब कुछ सारा जो सिस्टम था वो इन्हीं
तीनों ट्राइब्स के ऊपर आ गया था। और उस टाइम इंग्लैंड का जो सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम था वो वेसेक्स था, और केल्ट्स के पास ही यही वेसेक्स उस टाइम था। और इन इन लोगों का जो किंग था वो किंग वर्टिजन, ये नाम आप याद कर लें इंग्लिश हिस्ट्री में। इस किंग का जो है बहुत बड़ा एक रोल है, और इसी किंग ने जो है एक इनविटेशन लेटर लिखा था एंग्लो सेक्शंस एंड जूट्स ट्राइब्स को कि आ जाएं आप इंग्लैंड, और क्यों आ जाएं वो भी हम आगे जाके आप लोगों को बताएंगे। तो जब इंग्लैंड से जब रोमन एम्पायर ने विड्रॉ किया, तो पीछे इन्हीं तीनों ट्राइब्स के ऊपर इंग्लैंड का सारा दारोमदार आ गया, और इंग्लैंड का किंग कौन हो गया? किंग वर्टिजन। अच्छा, फिर आफ्टर डिक्लिनेशन ऑफ रोमन्स, फिर यहीं से जो है हमारे जो ये दो लुटेरे ट्राइब्स हैं, पेक्ट्स एंड स्कॉटी, तो यहीं से जो है इन दोनों ट्राइब्स का जो मेन रोल है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो रोमन्स तो चले गए इंग्लैंड से, लेकिन पीछे जो है इन लोगों ने जो है जो उनके अपने शहरी थे इंग्लैंड के, उन्हीं के सपोर्ट कर लिया इंग्लैंड को। तो इन दोनों लुटेरे ट्राइब्स जो हैं पेक्ट्स एंड स्कॉटी, इन्होंने थोड़ी फैसला किया था कि भाई आप लोग जाएं रोमन, हम अभी से इंग्लैंड पे अटैक नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि इन लोगों ने देखा हमारा रास्ता तो मज़ीद क्लियर हो चुका है, मज़ीद साफ हो चुका है, अभी हम मज़ीद लूटमारी मचा सकते हैं इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि जो हमें स्ट्रांगली फेस कर रहे थे वो तो अभी इंग्लैंड से चले गए, रफू दफू हो गए, लेकिन अभी तो हमारा रास्ता क्लियर है, हम अभी और मज़ीद लूटमारी मचा सकते हैं इंग्लैंड के अंदर। तो जब रोमन्स इंग्लैंड से चले गए तो इन दोनों लुटमार ट्राइब्स जो थे पेक्ट्स एंड स्कॉटी, इन दोनों ट्राइब्स ने मज़ीद लूटमारी मचा दिया था इंग्लैंड के अंदर। बल्कि जो इन लोगों का जो किंग था आफ्टर रोमन्स, जो किंग वर्टिजन था, इन्होंने जो है देखा कि हमारे बस की बात नहीं है इन दोनों ट्राइब्स को रोकना, इन दोनों ट्राइब्स को पेश करना, इन दोनों ट्राइब्स से इंग्लैंड की सेफ्टी करना। तो ये किंग वर्टिजन ने जो है फिर नॉर्थ जर्मनी से 3 ट्राइब्स को इनवाइट किया, और यही तीनों ट्राइब्स कौन थे? एंजल्स, सेक्शंस एंड जूट्स। ये तीनों ट्राइब्स नॉर्थ जर्मनी से होके बाकायदा एक इनविटेशन लेटर के थ्रू नॉर्थ जर्मनी से होके सी के रास्ते से इंग्लैंड में अराइव हो गए, और बाकायदा एक इनविटेशन लेटर के थ्रू जो किंग वर्टिजन ने इन तीनों ट्राइब्स को इनवाइट किया था कि भाई आप आ जाएं, हमारी सेफ्टी करें इन दोनों लुटेरे ट्राइब्स से। अच्छा, ये तीनों ट्राइब्स जो एंजल, सेक्शंस एंड यूथ्स थे, ये तीनों ट्राइब्स रियल में जर्मन्स थे, क्योंकि वो आए थे, इनवाइट किए थे तो नॉर्थ जर्मनी से। इसकी कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री हमारे पास नहीं मिलती, लेकिन ये आए थे नॉर्थ जर्मनी से, और ये तीनों ट्राइब्स बहुत ही जंगजू वॉरियर्स थे और नाइट्स थे। ये जो है बहुत ही फेमस वॉरियर्स और बहुत ही फेमस नाइट्स इन लोगों के पास थे, और लड़ने झगड़ने में, फाइटिंग में तो इनका बहुत बड़ा नाम था उस टाइम। तो इन्हीं तीनों ट्राइब्स को जो है इनवाइट किया था किंग वर्टिजन ने एक इनविटेशन लेटर के थ्रू कि भाई आप आ जाएं, इंग्लैंड की सेफ्टी करें इन लुटेरों से, इन डकैट्स से। अच्छा, ये तीनों ट्राइब्स का जो हिस्ट्री है वो यहीं से स्टार्ट होती है, एंग्लो सेक्शंस की। तो जैसे ही ये नॉर्थ जर्मनी से होके इंग्लैंड में आए, तो एक तो इन लोगों ने इंग्लैंड को सेफ रखा, इन लुटेरों से, पेक्ट्स एंड स्कॉटी से इन लोगों ने अच्छी तरह से जो है इनका पेश किया, इनको मार के भगाया, इनकी इंग्लैंड की जो है अच्छी तरह से सेफ्टी किया। लेकिन इसके साथ साथ ये तीनों ट्राइब्स जो है इंग्लैंड की सोसाइटी में, इंग्लैंड की एनवायरनमेंट से, इंग्लैंड के लिटरेचर से, इंग्लैंड के पॉलिटिक्स सिस्टम से जो है अच्छी तरह से घुल मिल गए, और यहीं पे ही सेटल हो गए। यहाँ तक कि इन लोगों ने केल्ट्स से, डेनिस से, वाइकिंग से शादियाँ, मैरिज भी इन्हीं लोगों से किया। मतलब ये है कि इंग्लैंड को ही इन लोगों ने अपना घर घर बना दिया, और यहीं पे ही ये लोग सेटल हो गए, और यहीं से ही हमारी एंग्लो सेक्शन जो पीरियड है वो स्टार्ट होती है। अच्छा, आफ्टर सेफ्टी ऑफ इंग्लैंड, जब इन तीनों ट्राइब्स ने अच्छी तरह से, ये थे तो वेरियर्स, फाइटिंग में बहुत माहिर थे इन तीनों ट्राइब्स, तो इन लोगों ने पहले तो इंग्लैंड को सेफ रखा लुटेरों से, पेक्ट्स एंड स्कॉटी के अटैक से।
और जब इंग्लैंड मुकम्मल तौर पर सेफ रहा तो इन लोगों ने ऐसा किया कि इंग्लैंड को ही 7 पीसेस में डिवाइड किया। जिस तरह आजकल जॉर्ज आर आर मार्टिन का एक नावल सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसने इंग्लैंड के ही मैप को अपना मिथोलॉजिकल मैप बना के उनको जो है 7 किंगडम्स में डिवाइड किया है। तो सेम टू सेम इसी तरह जो है इन जब ये तीनों आ गए इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड को सेफ सेव करने के बाद, तो इन लोगों ने इंग्लैंड को ही 7 पीसेस में डिवाइड किया। और जो एसेक्स, ससेक्स एंड वेसेक्स जो किंगडम थे, वेसेक्स जो है उस टाइम बहुत ही सबसे पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम था, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये तीनों एरियाज जो है सेक्शंस के पास आ गए। और ईस्ट अंजलिया, मिडल अंजलिया, मेर्सिया एंड नॉर्थम्बरिया ये हेंजल्स के पास आ गए। और जूट्स को जो है बहुत ही छोटा सा इलाका जिसे केंट कहा जाता है वो मिल गया। और बाकी के जितने भी इलाके थे वो केल्ट्स, डेनिश एंड वाइकिंग के पास आ गए। तो इसी तरह इंग्लैंड को 7 पीसेज में डिवाइड करके, बिल्कुल जॉर्ज आर आर मार्टिन के नावल की तरह, इन लोगों ने जो है इंग्लैंड पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फिर यहाँ से ही हमारा जो पॉइंट है वो निकलता है। और ये सब हिस्ट्री जो है, जो जो कुछ हमने हिस्ट्री पीछे हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत सीख लिया, हम यहीं से ही वो हिस्ट्री को कनेक्ट करके हमारा जो मेन मुद्दा है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब इन लोगों ने इंग्लैंड को 7 पीसेस में डिवाइड करके उन पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इंग्लैंड के अंदर सेक्शंस थे, एंजल्स थे, जूट्स थे, केल्ट्स थे, डेनिश थे, वाइकिंग्स थे। इन सब 7 या 6 ट्राइब्स जो इंग्लैंड पे रूल कर रहे थे। और इन लोगों का जो है मेन जो पावरफुल किंगडम था वो 6 था जो सेक्शंस के अंडर था। तो इन 6 या 7 ट्राइब्स का अपना अपना सोसाइटी था, अपना अपना जो है मोनार्की सिस्टम था, इन्वायरमेंट था, इनका अपना अपना लिटरेचर था, अपना लैंग्वेज था, अपना जो है पॉलिटिकल सिस्टम था। तो इन सब लोगों के लैंग्वेज से, इन सब लोगों के डायलेक्ट से जो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज या ओल्ड इंग्लिश हिस्ट्री का जन्म होता है। और इन्हीं के डायलेक्ट से, इन्हीं के लैंग्वेज से जो है हमारे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट होता है, उसकी जो है प्रोडक्शन होती है। और यहीं से ही हमारे एंग्लो सेक्शन या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि हम अपने ही उर्दू लिटरेचर को देख लें। तो जब मुग़ल सुल्तान यहाँ पे आए, हिंदुस्तान पे अपना हुकूमत जमाया, तो ये तो अफ़गानिस्तान से ही आए थे। इनका तो ज़ुबान कुछ और ही था। लेकिन ये जब इधर आए तो इन लोगों ने अपनी फ़ौज में भर्तियाँ करवाई, बहुत सारे ट्राइब्स से, बहुत सारे कास्ट से, बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स से। और इन सब लोगों के अलग अलग ज़ुबान थे, अलग अलग लैंग्वेज थे, अलग अलग डायलेक्ट थे। तो इन सब लोगों को आपस में कम्युनिकेशन के लिए तो एक और ज़ुबान चाहिए था। तो इसी तरह इन लोगों के डायलेक्ट से, इन लोगों की लैंग्वेज से हमारी उर्दू ज़ुबान की जो है प्रोडक्शन हो गई, उर्दू ज़ुबान जो है जन्म में आ गया। तो इसी तरह जो है जब एंग्लो सेक्शंस और जूट्स ये इंग्लैंड में आ गए तो इन लोगों के भी अलग अलग डायलेक्ट्स थे, अलग अलग लैंग्वेज थे, इन लोगों के अपना 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 कल्चर था, इन लोगों का अपना अपना लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स था। तो इन लोगों को भी कम्युनिकेशन के लिए और एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट के लिए तो अलग ज़ुबान चाहिए था जो एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। तो पहले से स्किल्स वगैरह थे यहाँ पे, इन लोगों का ज़ुबान ही इंग्लिश था। तो यहाँ से जो है हमारा ओल्ड इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो जन्म में आती है। और यहीं से ही ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जैसे हम एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहते हैं, तो यहीं से जो है हमारे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की जन्म होती है। जिस तरह मुग़ल बादशाह जब यहाँ पे आए थे हिंदुस्तान में और उर्दू लिटरेचर की जन्म हो गई थी, तो इसी तरह हमारे सेम टू सेम इंग्लिश लिटरेचर का भी जन्म इसी तरह हो गया था इंग्लैंड के अंदर। अच्छा, जब इन्हीं 6 या 7 ट्राइब्स के डायलेक्ट से, लैंग्वेज से जब हमारी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसको जो है हमारा जो हिस्टोरियंस है, जिसने इंग्लिश पीपल हिस्ट्री का बुक जो लिखा है,
जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो सेंट वेड ने लिखा है, हिस्टोरियन सेंट वेड है। तो वो इसको जो है हेंगुअल सेक्सुनम के नाम से जो है उसको लिखता है। फिर बाद में जो है एंग्लो सेक्शंस के नाम से जो है लिखा जाता है। पहले इसका नाम जो है हेंगुअल सेक्सुनम ही था, और इन्हीं 6 या 7 ट्राइब्स के डायलेक्ट और लैंग्वेज से जो है हमारा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस हो जाता है, और एंग्लो सेक्शन का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे थोड़ा बहुत इंग्लैंड के नेम नेम से, कि इंग्लैंड का नेम इंग्लैंड कैसे पड़ गया। देखिए, हमें हिस्ट्री बुक से ये पता चलता है कि जो रोमन्स टाइम जब इंग्लैंड था, रोमन इंग्लैंड जब उसको कहा जाता है, तो उस टाइम उसके जो बाशिंदे थे, जो सिटीजन, जो सिविलियन थे, केल्ट्स जो जिसको बोला जाता था, उसको ब्रिटन्स भी कहा जाता था। तो इसका नाम इसी ब्रिटेन से लेकर बाद में ब्रिटेन पड़ गया। जो वेल्स वगैरह इलाके मिला के उसको ब्रिटेन ही कहा जाता है। लेकिन बाद में जब एंग्लो सेक्शन पीरियड स्टार्ट हो गया, तो एंग्लो सेक्शन पीरियड से ब्रिटेन से या ब्रिटेन से एंजल्स लैंड उसको पड़ गया, क्योंकि एंजल्स इन्हीं 3 ट्राइब्स में से एक ट्राइब्स था, और ज़्यादातर 4 या 5 इलाके इन्हीं के अंडर रूलिंग में थे। तो ब्रिटेन्स का नाम जो है एंजल्स लैंड पड़ गया, और इसी एंजल्स लैंड को बाद में आहिस्ता आहिस्ता डिराइव करते करते इंग्लैंड ही उसका नाम पड़ गया। तो इसी तरह इंग्लैंड का नाम आज हम इसको इंग्लैंड ही कहते हैं। तो इंग्लैंड का नाम इसी तरह से हिस्टोरियंस के मुताबिक है, हिस्ट्री बुक के मुताबिक इसी तरह इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड पड़ गया। अच्छा, हमारा जो एंग्लो सेक्शन का जो बैकग्राउंड है, जो इंग्लैंड खुद क्या था पहले, एंग्लो सेक्शन से पहले जो बैकग्राउंड हम समझने की कोशिश कर रहे थे, वो टॉपिक हमारा तो यहीं से एंड होती है। लेकिन फिर भी यहाँ से थोड़ा बहुत मैं आपको शेयर करता जाऊँ कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग कैसे हुई यहाँ से, तो इसकी भी थोड़ा बहुत हम सीखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी फेमस वर्क्स या सिग्निफिकेंट राइटर्स ऑथर्स वगैरह आए हैं, उसकी हम वन बाय वन डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर देखें, किंग अल्फ्रेड, ये वेसेक्स का एक किंग था उस टाइम। वेसेक्स जो है किसके अंडर में था, ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेक्शंस के अंडर में था। और ये किंग अल्फ्रेड जो है सेक्शंस की एक किंग था वेसेक्स के अंदर। तो इसने जो है, ये खुद तो था, ये एक राइटर, एक पोइट भी था, और इसने जो है बहुत बड़ा काम किया ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को। इसने जो है इम्प्रूवमेंट दे दिया, इसने सपोर्ट किया लर्निंग को, इसने सब सारे जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को क्रॉनिकल, इसने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को क्रॉनिकल हार्डर में समेटने का काम किया। और जिस तरह अगर हम अपने ही इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर देख लें, जिस तरह अब्दुल थर्ड जो स्पेन में जाके इसने एक लर्निंग का एक पीरियड स्टार्ट कराया, जिसको हम इस्लामिक हिस्ट्री में गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहते हैं, स्पेन के अंदर अब्दुल थर्ड ने स्टार्ट कराया। इसी तरह इस तरफ अगर हम अब्बासीद डायनेस्टी को देखें, तो हारून अल रशीद ने एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट कराया। तो इसी तरह जो है किंग अल्फ्रेड ने भी यहाँ से एक गोल्डन पीरियड लर्निंग का, एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट कराया, और सारे जितने भी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के वर्क्स थे उनको जो है असम्बल किया, इनको एक जगह पे ला के इनको एक हार्डर दिया। इसने, हम यही समझे कि इसने जो है क्रॉनिकल को समेटने का काम किया, और इसने लर्निंग को सपोर्ट किया, और इसने खुद जो है मैनी वर्क्स भी लिखे। और इसने जो है बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर हम अपने इस्लामिक हिस्ट्री में देखें, अब्दुल थर्ड ने स्पेन में जो है कई सारे अपने इर्द गिर्द के इलाकों से जो है स्कॉलर्स इनवाइट किए कि आ जाओ भाई हमारे इलाके में, आप लर्निंग को सपोर्ट सपोर्ट करो। इसी तरह हारून अल रशीद का हम अगर हिस्ट्री देखें, अब्बासीद डिनेस्टी का, तो वहाँ से भी हारून अल रशीद ने या उनके बाद उनके रूलर्स ने बहुत सारे स्कॉलर्स को इनवाइट किया कि आ जाएं हमारे इलाके में, लर्निंग को सपोर्ट करें। तो इसी तरह किंग अल्फ्रेड ने भी बहुत सारे स्कॉलर्स को मिर्सिया से इनवाइट किया इंग्लैंड के अंदर, के आ जाएं आप लर्निंग को सपोर्ट करें आप।
कल्चर एंड लिटरेचर पे फोकस करें, इन पे वर्क करें। तो पहले हम देखें कि यानी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से पहले जितने भी वर्क्स हुए हैं वो सारे लैटिन एंड फ्रेंच इन्फ्लुएंशियल वर्क्स थे। तो इन्हीं को जो है इसने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में ट्रांसलेट करवाया। सारे स्कॉलर्स जितने भी आए थे तो इसने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पे वर्क करके बहुत सारे लैटिन एंड फ्रेंच वर्क्स को ट्रांसलेट कराया इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में। जिस तरह सेम टू सेम अब्दुल रहमान एंड हारून अल रशीद का अगर हम हिस्ट्री देखें, इन लोगों ने भी बहुत सारे रोमन्स वर्क्स को या लैटिन वर्क्स को या फ्रेंच वर्क्स को जो है अरबिक में ट्रांसलेट कराया। अगर हम इस्लामिक गोल्डन पीरियड को, उसके हिस्ट्री को अगर हम पढ़ें तो सेम टू सेम इसने इसी तरह किया, बिल्कुल अब्दुल रहमान एंड हारून अल रशीद की तरह। और ये किंग अल्फ्रेड जो है इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नेम है। ये किंग के साथ साथ एक ऑथर भी था और ये इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट एक फीचर्स है, एक फिगर है। तो इसका भी आप नाम याद कर लें। तो यहीं से जो है हमारा ये वीडियो इंतकाम में आके रुक जाता है। और हम आगे इंशाल्लाह जितने भी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पे वर्क्स फेमस हुए हैं या जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऑथर्स हैं, हम इनको भी एक एक वन बाई वन करके उन पे अलग अलग वीडियो बना के हम इंशाल्लाह आप लोगों के सामने लाते जाएंगे। तो यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।